नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की ये लेकर आए हैं आपके समक्ष, लेकिन और इस जजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो हैं, लीगल एस्पेक्ट्स के जो इश्यूज हैं वो हम देखेंगे और फैक्ट्स क्या थे उसको हम जरूर जानेंगे, क्योंकि ये जजमेंट इसलिए भी इस जजमेंट पे काफी ज्यादा सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इसका जिक्र है कि पिटिशनर की जो पिटीशन है वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी। और लेकिन और इसमें ये केस इसलिए और इस केस का काफी सोशल मीडिया में काफी जो है डिस्कशंस हुई थी और इवन जो है मीडियाज में भी काफी इस केस का डिस्कशन हुआ था। हम उन इश्यूज पर नहीं जाएंगे, सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स क्या थे और फैक्ट्स क्या थे उसको जानने की कोशिश करेंगे कि और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना क्या निर्णय दिया वहां तक ही हम सीमित रखेंगे। तो देखिए ये दोस्तों, ये जजमेंट है, ये पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी 482 CRPC और रीड विद सेक्शन आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक रिट पिटीशन है वो फाइल की गई थी। और उसमें जो एप्लीकेशन है, जो पिटिशनर की जो एप्लीकेशन है, उन्होंने उनकी वो पिटिशनर की जो एप्लीकेशन है वो ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। वो जो एप्लीकेशन कौन सी थी, वो 340 रीड विद सेक्शन 195 CRPC की एप्लीकेशन थी, जो कि ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी अपने ऑर्डर 31 मार्च 2021 को। और साथ में जो बताया गया एक जजमेंट अभी आई थी, उसके ऊपर अपील भी डाली गई थी। वो जजमेंट आई थी 28 फरवरी 2022 को। वहां पे एडिशनल सेशन जज ने भी उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था और जो क्रिमिनल अपील डाली गई थी उस एप्लीकेशन के ऊपर वो भी जो है पास बाय द जजमेंट। तो इन दोनों ऑर्डर्स के ऊपर जो है रिट पिटीशन डाली गई थी। और अब ये देखिए एक FIR रजिस्टर्ड हुई थी जो कि 354 ऑफ 509 IPC के अंदर, जिसकी जो एक कंप्लेंट थी वो रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 है वो उन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी, एक लेडी है उन्होंने कंप्लेंट डाली थी। और जो एक इंसिडेंट हुआ था, जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था जिसमें पिटिशनर को इम्प्लीकेट कर दिया गया था और उसके ऊपर जो जजमेंट है वो 2019 में आई थी और बेनिफिट ऑफ डाउट है पिटिशनर को दिया गया था, जो उनके ऊपर जो लगाए गए थे सेक्शंस 354 IPC 506 और 509 के अंदर, जिसकी वजह से ट्रायल चालू हुआ था। फिर ट्रायल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो आई विटनेस है, नॉन एग्जामिनेशन ऑफ द आई विटनेस, जो जिनको सपोर्ट करना चाहिए था केस को, वो उनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ और इसकी वजह से सीरियस डाउट होता है प्रोसिक्यूशन के केस में। जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो बताए गए हैं, जो वर्जन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो लेडी है वो उनका जो वर्जन है वो डाउटफुल क्रिएट होता है। तो फिर उसके बाद पिटिशनर ने 340 CRPC की 340 रीड विद सेक्शन 195 CRPC की एक एप्लीकेशन डाली थी कि क्रिमिनल इंक्वायरी जो है उस चलाई जाए रिस्पोंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट फॉर जो ऑफेंसेस हैं 182, 193, 209, 211 IPC के अंदर, जो कि कहते हैं कि पिटिशनर जो है वो एक मीडिया ट्रायल का जो विक्टिम हुए थे, एक फ्रिवलेस कंप्लेंट जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फाइल की थी। जो आई विटनेस ने सपोर्ट किया था केस को, पिटिशनर के केस को और अपनी ऑरल टेस्टिमनी में, और जो अदर क्रेडिबल और इम्पीचेबल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी थे जो कि सपोर्ट करते थे पिटिशनर के वर्जन को। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो है ऑफेंस किया है, ऐसा वर्जन बताया गया। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ऑफेंस किया है अंडर 182, 193, 195, 209, 211 ऑफ IPC अगेंस्ट द पिटिशनर। तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो लेडी है उनको जो है लीगली बाउंड बाय द ओथ टू स्टेट द ट्रू फैक्ट्स, वो उनको ट्रू फैक्ट्स जो है वो देने चाहिए थे अंडर ओथ में। लेकिन जो अपनी उन्होंने टेस्टिमोनी दी थी 1 दिसंबर 2018 को, लेकिन उन्होंने एक फॉल्स स्टेटमेंट दी ताकि पिटिशनर को इम्प्लीकेट किया जा सके। ट्रायल कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया 31 मार्च 2021 को और जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर दी और ऑब्जर्व किया कि जो एप्लीकेशन जो है अंडर सेक्शन 340 CRPC की अट्रैक्ट नहीं होती कि इन केस कोई भी इंप्रूवमेंट जो है टेस्टिमोनी रिस्पोंडेंट नंबर 2 और जो कोई भी और एनी इंप्रूवमेंट
जो है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2, जो कि ऑन द अकाउंट ऑफ द पासेज ऑफ टाइम के बाद अगर इंप्रूवमेंट होती है तो इसमें 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन जो है वो जो 340 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं होगी, क्योंकि इंप्रूवमेंट हो सकता है क्योंकि विद द पासेज ऑफ टाइम। और ये अभी आगे बताया कि इट कैन नॉट बी स्टेटेड कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 इसके बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फॉल्स स्टेटमेंट दी है कि उनको पेटिशनर को इम्प्लीकेट किया जा सके, इवन अगर पेटिशनर अगर वो एक्विटल भी हो जाते हैं आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बाद। और फिर उसके बाद पेटिशनर ने उस ऑर्डर के ऊपर जो 31/3/2021 का जो ऑर्डर आया था उसके ऊपर क्रिमिनल अपील डाली, और जो कि वो भी डिसमिस हो गई 28 फरवरी 2022 को बाय द अपीलेट कोर्ट। उन्होंने कहा कि कोई मटेरियल इरेगुलरिटी और इलीगलिटी नहीं है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में, इम्पीच्ड ऑर्डर जो है उसमें इलीगलिटी नहीं है। अब उस जो पिटिशनर ने आगे प्रेजेंट पिटीशन डाली और चैलेंज किया ऑर्डर को, जो कि ट्रायल कोर्ट ने पास किया था और अपीलेट कोर्ट ने पास किया था। इस ग्राउंड्स पे किया कि कोर्ट्स ने एरर की है, इम्पीच्ड ऑर्डर जजमेंट्स पास किए हैं बिना कंसीडर किए, मटेरियल फैक्ट्स को बिना कंसीडर किए और सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर किए बिना वो है ऑर्डर पास किया, और प्रोसीड किया है वो इन एप्लीकेशन इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ के बेसिस में प्रोसीड किया। और फिर उसके बाद इम्प्यून जजमेंट जो है वो पास हुई है, टोटली डिसरिगार्ड किया गया है प्रोविजंस ऑफ लॉ को, और रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 हैं, जो लेडी हैं, उनको लीगली जो बाउंड बाय द ओथ है, उनको ट्रू फैक्ट्स है, ट्रू टेस्टिमोनी जो है वो देनी चाहिए थी 1 दिसंबर 2018 को, लेकिन रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फॉल्स स्टेटमेंट दी ताकि पिटिशनर को इम्प्लीकेट किया जा सके। और फिर बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 को पनिश्ड, लायबल टू बी पनिश्ड, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए अंडर सेक्शन जो भी बताए गए हैं पहले प्रोविजंस में। और फिर रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने बताया कि फिर आगे बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने मिसयूज किया लॉ को और एडवांटेज लिया, और पिटिशनर को एक मीडिया ट्रायल को भी फेस करना पड़ा है, और उनकी जो लाइफ में काफी मतलब जो है डैमेजेस हुए हैं, और जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 के एक्ट की वजह से काफी डैमेज हुआ। और पिटिशनर ने जो है वो इम्पीच्ड ऑर्डर को चैलेंज इम्पीच्ड ऑर्डर ऑन अदर ग्राउंड्स, जो और दूसरे ग्राउंड्स भी बताए जो कि पिटिशन के अंदर मेंशन किए गए, और साथ में ये प्रेयर की गई कि पिटिशन को अलाउ कर दिया जाए और इम्पीच्ड ऑर्डर और जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाए। और ऑरल आर्गुमेंट्स भी दिए गए, रिटन सबमिशंस भी दिए गए, वो सारे फैक्ट्स और ग्राउंड्स को रिटायरेट किया गया, और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे स्टेट के और रिस्पोंडेंट नंबर 1 के, उन्होंने भी आर्ग्यू किया कि जो पिटिशन है वो मेंटेनेबल नहीं है। अब देखिए फिर इसके बाद कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि ये लिखता है कि रिकॉर्ड से लगता है कि जो पिटिशनर है वो एक्विटेड हो चुके हैं, मींस बरी हो चुके हैं। जो जजमेंट आई थी 28 सितंबर 2019 को, जो कि कोर्ट ने एक बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ दी, मतलब उनको एक्विटल कर दिया। और ट्रायल कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि कोई भी पब्लिक विटनेस जो है एग्जामिन नहीं किया गया इस प्रेजेंट केस में और अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस में। और द वर्जन ऑफ द 2 जो है वो एक मींस जो लेडी का जो वर्जन है वो एक डाउटफुल क्रिएट होता है। और ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज की है अंडर सेक्शन 340 सीआरपीसी पे, और ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर जो है वो क्विटेड हो गए हैं आफ्टर गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है उन्होंने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है कि इम्प्लीकेट करने के लिए पिटिशनर को। और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोई जो आई विटनेस नहीं एग्जामिन किया है इन्वेस्टिगेशन में, इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन 340 सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट होते हो। ट्रायल कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि इम्प्रूवमेंट जो टेस्टिमोनी की होती है रिस्पोंडेंट नंबर 2 की, वो इम्प्रूवमेंट है वो सरफेस्ड है, और उसके बेसिस पे कोई राइट नहीं बनता पिटिशनर का कि वो 340 सीआरपीसी के प्रोविजंस को इन्वोक करें। फिर इसके बाद बताया कि पिटिशनर ने अपीलेट कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया अपनी जजमेंट में, और उसने कहा कि कोई जो है वो ऑर्डर जो है रीजंट है और कोई मटेरियल इरेगुलरिटी और इलीगलिटी नहीं है उस ऑर्डर में। और अपीलेट कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि प्रोविजंस ऑफ 340 जो सीआरपीसी है वो कंस्ट्रूड, वो इंटरप्रिटेटेड किए जाने चाहिए लिबरली, और हर इक्विटल को एंड एवरी इक्विटल वुड अट्रैक्ट अगर 340 सीआरपीसी के जो प्रोविजंस को अगर लिबरली इंटरप्रेटेड किया जाए तो हर इक्विटल के ऑर्डर पे 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन बन जाएगी, तो 340 सीआरपीसी लग जाएगा। ऐसा जो अपीलेट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हर इक्विटल के बाद जो है 340 सीआरपीसी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि कोर्ट्स ने अंदर ऑब्लिगेशन है वो यूज करें प्रोविजन ऑफ 340 सीआरपीसी
बहुत केयर और कॉशंस के साथ। फिर आगे ऑर्डर जो पास हुआ ट्रायल कोर्ट और जजमेंट पास हुई अपीलेट कोर्ट की, वो दोनों वेल रीजन्ड है। कोर्ट्स ने जो है राइटली हेल्ड किया है कि अक्विटल होने के बाद पेटिशनर का आफ्टर गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट देने के बाद सेक्शन 195 आईपीसी और अदर ऑफेंसेस जो है जिसकी बेसिस पे और जिसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जो कंटेम्पलेटेड है अंडर 340 सीआरपीसी में वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और ट्रायल कोर्ट ने एक्विट किया पेटिशनर को और कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं दी कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी है ओथ में ड्यूरिंग द ट्रायल बिफोर द कोर्ट। तो आप आगे बताया कि एंजाइटी जो है पिटिशनर की वो मतलब समझी जा सकती है और क्योंकि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने इंसिडेंट को पब्लिश कर दिया था मीडिया में, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन जो है लॉस हुई है पिटिशनर की। और लॉस ऑफ रेपुटेशन का ये सफिशिएंट नहीं होता कि वो 340 सीआरपीसी के जो प्रोविजंस को अट्रैक्ट करे। तो आर्गुमेंट्स जो एडवांस किए गए पिटिशनर ने और जजमेंट रिलाई की वो जो जजमेंट्स रिलाइड अपॉन आर आल्सो कंसिडर्ड इन द राइट पर्सपेक्टिव। और फिर उसके बाद पिटिशनर जो बताया कि जो प्रेजेंट जो पिटिशन है वो डिवाइड ऑफ मेरिट्स है उसको डिसमिस किया जाता है। और साथ में ये बताया कि पिटिशनर के पास लिबर्टी है कि वो एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर डिफेमेशन जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 की वजह से जो मतलब रिस्पोंडेंट कॉज्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 की वजह से जो डिफेमेशन की प्रोसीडिंग्स है वो चला सकते हैं बाय लॉजिंग दी प्रेजेंट एफआईआर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और बाय इनिशिएटिंग एनी अदर रेमेडी जो भी दूसरी रेमेडी बचती है एज प्रोवाइडेड अंडर द लॉ। तो एप्लीकेशन 340 सीआरपीसी जो है नहीं मेंटेनेबल है इन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे। तो फिर इस ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया ये और ये जजमेंट आई थी 19 सितंबर 2099 की। तो उम्मीद है ये आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मीडिया में जो लोगों ने कमेंट्स काफी लिखे हैं तो ये जजमेंट देखने के बाद जो है सारे जो डाउट्स हैं वो काफी ज्यादा हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं और तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।